बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने सेल थ्योरी के जो एक्सेप्शंस हैं उनको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले सेल थ्योरी को बड़े डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है। तो सेल थ्योरी के तीन जो मेजर पॉइंट हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। दूसरा हमारे पास है सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और तीसरा है न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अच्छा, जो ओवरऑल सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट वो ये है कि दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास सेल है, और जिसके पास सेल है उसके पास लाइफ है, जिसके पास सेल है उसके पास लाइफ है। तो ये आप कह सकते हैं पूरी सेल थ्योरी का कंक्लूजन है, समरी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल पर मुश्तमिल है और जिसके पास सेल है उसके पास लाइफ है। सेल को क्या कहा था? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट हैव लाइफ। तो ये सारी बातें जहन में रखेंगे, उसके बाद हम एक्सेप्शन को शुरू करते हैं। सबसे पहले, वाइल सेल थ्योरी इज वाइडली एक्सेप्टेड। सेल थ्योरी को काफ़ी हद तक तस्लीम किया गया। जब मैं बात की काफ़ी हद तक, तो इसका मतलब है कि हर चीज़ के लिहाज से सेल थ्योरी वैलिड नहीं है, यानी 100% सेल थ्योरी ठीक नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं कर रही, बट देयर आर नोटेबल एक्सेप्शन। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने नोट किया है और वो एक्सेप्शंस में आती हैं। जो हमने सेल थ्योरी पेश की थी उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा वो डेविएट करती हैं, उनसे हटके हैं। सबसे पहले ए सेलुलर एंटिटीज़। एंटिटीज़ किसी चीज़ को कहा जाता है ए सेलुलर, जो सेल नहीं है। सेल होने के लिए तीन शर्तें चाहिए। सेल होने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए, सेल होने के लिए साइटोप्लाज्म चाहिए, सेल होने के लिए न्यूक्लियस या न्यूक्लियस की तरह का स्ट्रक्चर जैसे बैक्टीरिया वगैरह में होता है वो चाहिए। तो जब हम कहते हैं ना सेल, तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं कि जिस चीज़ के पास ये चीज़ें होंगी वो सेल कहलाएगा। लेकिन हमारे पास वायरस के पास ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ना साइटोप्लाज्म है, ना न्यूक्लियस है। जो वायरस है वो सिर्फ दो चीज़ों का मिक्सचर है कि वायरस के अंदर एक प्रोटीन होता है और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक हो गया। तो इन दो चीज़ों, प्रोटीन और डीएनए या आरएनए का जो मिक्सचर है वो वायरस की बॉडी बनाता है। क्लियर? तो इसका मतलब है वायरस सेल नहीं है, तो इस वजह से ए सेलुलर, विदाउट सेल। ए सेलुलर का क्या मतलब है? विदाउट। तो वायरस ए सेलुलर है। तो आगे वायरस ने सेल थ्योरी को कैसे चैलेंज किया? सबसे पहले, इट इज नॉट मेड ऑफ सेल्स। तो ये बात तो समझ आ गई कि इसमें सेल नहीं है। दूसरा, कैन नॉट कैरी आउट लाइफ प्रोसेस इंडिपेंडेंटली। और लाइफ की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इंडिपेंडेंटली ये परफॉर्म नहीं करता। अब ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। यहां क्या कैन नॉट कैरी आउट लाइफ प्रोसेस इंडिपेंडेंटली, तो इसने क्या कहा कि लाइफ के प्रोसेस को वो इंडिपेंडेंटली कैरी आउट परफॉर्म नहीं करता। तो इसका मतलब है लाइफ के प्रोसेस को ये परफॉर्म करता है लेकिन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं करता। अब कैसे परफॉर्म करता है और इंडिपेंडेंटली कैसे परफॉर्म नहीं करता? जैसे मैं कहता हूं एक सेल है, इसके पास लाइफ है, सारे प्रोसेस इस सेल के अंदर ये बजाते खुद परफॉर्म कर रहे हैं। सेल में रिप्रोडक्शन हो रही है, सेल में रेस्पिरेशन हो रही है, सेल के अंदर आप कह सकते हैं एवोल्यूशन हो रही है। जितने भी लाइफ की प्रोसेस हैं वो ये सेल परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, वायरस के पास सारे लाइफ के प्रोसेस नहीं है। वायरस के पास कुछ लाइफ की प्रॉपर्टीज हैं। मैं दो बड़ी प्रॉपर्टीज का नाम लेता हूं। पहली प्रॉपर्टी है वायरस रेप्लिकेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है, नंबर 1। दूसरी प्रॉपर्टी, वायरस के अंदर एवोल्यूशन होती है, नई नई वैरायटी के वायरस आते हैं। और ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लाइफ की प्रॉपर्टीज़ हैं कि लाइफ में चेंजेस आ रही हैं और लाइफ में रिप्रोडक्शन हो रही है। अब फ़र्क ये है कि वायरस एक सेल तो सारी प्रॉपर्टीज़ रखता है, ये दोनों प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन हो या एवोल्यूशन हो वो बजाते खुद परफॉर्म करते हैं। वायरस ऐसा नहीं करता। इंडिपेंडेंटली का क्या मतलब है? ये खुद ये काम नहीं करता, ये किसी से करवाता है, करता है ये काम लेकिन खुद नहीं करता, ये किसी से करवाता है। कैसे? एक सेल है, इसने रिप्रोडक्शन करनी है, तो ये एक सेल में डिवीजन होगी, 2 सेल बन जाएंगे। तो इस तरह हम कहेंगे ये सेल डिवीजन से या रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन हो गई या सेल डिवीजन हो गई। वायरस ऐसे नहीं करता। वायरस सबसे पहले, ये वायरस सपोज करते हैं ये एक वायरस है। वायरस अकेला कुछ नहीं है, अकेला जस्ट एक पार्टिकल है। ये क्या करता है, जब इसने अपनी रिप्रोडक्शन करनी है तो रिप्रोडक्शन में ये किसी सेल के अंदर जाएगा
और इस सेल के ऊपर कब्जा करेगा और इस सेल से अपनी कॉपीज बनवाएगा, इस सेल से अपनी कॉपीज बनवाएगा। अगर इसको सेल नहीं मिलता कोई, अब ये कोई भी सेल हो सकता है, ये बैक्टीरिया का हो सकता है, ये फंजाई का हो सकता है, ये प्लांट का हो सकता है, ये यानी कोई भी सेल हो सकता है, तो ये वायरस इस सेल के अंदर गया और इसने अपनी कॉपीज बनवाई। अगर वायरस को सेल नहीं मिलता तो वायरस ये अपनी रेप्लिकेशन नहीं करता। अच्छा, जब ये अपनी कॉपीज बनवा रहा होता है तो बाद दफ़े इसमें कुछ चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस की वजह से नई वैरायटी बन के, नई वायरस बन के सामने आता है। तो बहरहाल सबसे पहले वायरस कुछ लाइफ की प्रॉपर्टी को परफॉर्म करता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं करता, बल्कि क्या करते हैं, दे रिक्वायर अ होस्ट सेल। इसको हमेशा एक होस्ट सेल की ज़रूरत होगी अपनी रेप्लिकेशन और अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन अगेन वायरस नॉन लिविंग है सेल के बाहर, लेकिन जब वो सेल के अंदर जाता है कुछ लाइफ की प्रॉपर्टीज को वो शो करता है। तो इस वजह से काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट हैं, काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट हैं, दे आर कंसिडर्ड बाय मैनी साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट का ख्याल है टू बी एट बॉर्डर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्योंकि जो नॉन लिविंग चीज़ है, चाहे वो सेल के बाहर हो या सेल के अंदर हो, वो रेप्लिकेशन नहीं करती, उनमें एवोल्यूशन नहीं होती, ठीक है, बजाते खुद, ठीक है, या किसी के ज़रिए से। हाँ, जो वायरस है वो बाहर आउट ऑफ सेल नॉन लिविंग है, लेकिन विद इन द सेल वो लिविंग की तरह बिहेव करता है। तो लिविंग पार्टिकल नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, सेल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कुछ प्रॉपर्टी लिविंग वाली परफॉर्म करते हैं। अच्छा, सेम केस हमारे पास प्रियॉन के साथ है। ये वायरस से भी छोटे हैं, क्योंकि वायरस में दो चीजें, प्रोटीन और डीएनए या आरएनए, लेकिन प्रोटीन प्रियॉन्स के अंदर सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं। अगेन ये भी सेल के अंदर जाकर अपनी कॉपीज बनवाता है, हालांकि ये सेल नहीं है, लेकिन सेल के अंदर जाके ये अपनी रेप्लिकेट वायरस की तरह ही काम कर रहा है, समझ लो। अच्छा, वीरियोइड ये सिर्फ आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं। अगेन ये भी सेल में जाके अपनी कॉपीज बनवाते हैं। अच्छा, कुछ हमारे पास लैब के अंदर डीएनए बनाए गए हैं, वो भी सेल में जाके अपनी कॉपीज बनाते हैं, लेकिन नेचुरली कोई डीएनए का पार्टिकल ऐसा नहीं है वीरियोइड प्रियॉन्स की तरह जो सेल में जाए और सेल के अंदर जाके अपनी कॉपी बजाते खुद बनवाए। आमतौर पे जो डीएनए है ये वायरस का पार्ट होता है, तब जाके ये अपनी कॉपीज या वायरस बनवाता है, लेकिन इंडिविजुअली डीएनए नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता जो वीरियोइड की तरह, प्रियॉन्स की तरह, वायरस की तरह बजाते खुद अकेला काम करे, ऐसा कोई नहीं। हाँ, लैब के अंदर कुछ डीएनए प्रिपेयर किए गए हैं जो ये काम कर रहे होते। बहरहाल आप ये समझ लें कि कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं जैसे प्रियॉन्स, जो आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं जैसे वीरियोइड, कुछ लैब के डीएनए हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल उसी तरह के जैसे वायरस की, कि वो किसी सेल में जाएंगे और रेप्लिकेट करेंगे, और हो सकते हैं उनमें थोड़ी सी एवोल्यूशन भी हो, बट नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल, ये सेल नहीं है, ठीक है। अब जो हमने सेल थ्योरी की का जो मेन कॉन्सेप्ट बनाया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके पास सेल होंगे, सेल होंगे तो उसके पास लाइफ है, तो वायरस, प्रियॉन्स, वीरियोइड ये ऐसे पार्टिकल्स हैं कि इनके पास सेल नहीं है, बट दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। लेकिन आगे आपने लिखना है कि बेशक ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, ये होस्ट सेल पे डिपेंड करते हैं, लेकिन करते तो है ना, दे शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। तो जो 100% हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो सेल होंगे, सेल होंगे तो सिर्फ लाइफ की प्रॉपर्टीज होगी, तो यहाँ सेल नहीं है लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ ऑर्गेनेली जो यूकैरियोट में पाए जाते हैं। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में क्या फ़र्क है? हमारे पास यूकैरियोट वो सेल होते हैं, यू का मतलब होता है अच्छा, बेहतरीन, कैरियो कहते हैं न्यूक्लियस को, तो जिसके पास अच्छा न्यूक्लियस हो वो यूकैरियोटिक, और जिसके पास अच्छा न्यूक्लियस ना हो वो प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अच्छे से क्या मुराद है? जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास सेल हैं, ये सेल की चीज़ें हैं, ये सेल हैं, ये सेल की चीज़ें हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस अच्छा क्यों है? क्योंकि उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है। अगर देखें, अब मैंने ये जो ड्रा किया स्ट्रक्चर, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर भी न्यूक्लियस वाला मटेरियल है, लेकिन वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा है और मिक्स है,
साफ नज़र नहीं आता। यहाँ बिल्कुल सेपरेटेड है और क्लियरली न्यूक्लियस नज़र आता है जब हम इसको अच्छी माइक्रोस्कोप के नीचे। अच्छा, सिर्फ न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है, काफ़ी सारे ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइज, ये सारे ऑर्गेनेली ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन हो। कुछ ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन वाले जैसे राइबोसोम वगैरह नहीं। अच्छा, इसमें अंदर की तरफ कोई ऐसा ऑर्गेनेली नहीं है जो मेम्ब्रेन बर्न हो। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है कि जिसका न्यूक्लियस पहले बना। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई चीज़ पहले बनती है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी क्वालिटी क्या होती है, इंप्रूव होती है। तो प्रोकैरियोटिक वो सेल है जिनका न्यूक्लियस शुरू में बना, ठीक है, बाद में फिर उन प्रोकैरियोटिक में से कुछ ऐसे हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल आए जिन्होंने अपने न्यूक्लियस को बेहतर करके वो किस में कन्वर्ट हो गए, यूकैरियोट में। जैसे मोबाइल सबसे पहले जैसे बटनों वाला आया, उसके अंदर इतने ज़्यादा फंक्शंस नहीं थे, तो वो प्रो मोबाइल कह लें कि जो मोबाइल पहले बना। अच्छा, आजकल हमारे पास स्मार्टफोन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के हर शख्स के पास स्मार्टफोन है, बटनों वाला बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इसी तरह ये है कि प्रोकैरियोटिक जिनका न्यूक्लियस पहले बना, तो इस वजह से इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है न्यूक्लियस की। इनका न्यूक्लियस प्रो का मतलब बिफोर, कि जिनका न्यूक्लियस पहले बना, और यूकैरियोट जिनका न्यूक्लियस अच्छा है। तो बहरहाल दुनिया में ये नहीं है कि जब कोई चीज़ आती है तो पुरानी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो कहीं ना कहीं किसी शक्ल में एग्जिस्ट करती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल आज भी मौजूद हैं जो पुराने न्यूक्लियस को रखे हुए हैं। कुछ पुराने जहन के लोग होते हैं ना, इसी तरह ये ऐसे सेल हैं जो पुराने न्यूक्लियस, अच्छा न्यूक्लियस ये है कि जिसके इर्द गिर्द क्या हो, मेम्ब्रेन हो। तो प्रोकैरियोटिक जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, यूकैरियोटिक जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, क्लियर, और इसके ऑर्गेनेली भी वेल डिफाइंड है क्योंकि सबके इर्द गिर्द क्या मौजूद है, मेम्ब्रेन्स हैं। तो सबसे पहले यूकैरियोटिक, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दे हैव देयर ओन डीएनए, कि ये अपना डीएनए रखते हैं, ठीक है, और दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंट सेल ओन न्यूक्लियस, और ये सेल के अपने न्यूक्लियस की इंस्ट्रक्शन के बगैर खुद ब खुद तकसीम हो सकते हैं। यानी इनके पास भी ये जो रेप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी जो हमने वायरस की, प्रियॉन्स की, विरियोइड की पढ़ी है, वो मौजूद है, और ये इनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। यानी रेप्लिकेशन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल थ्योरी ने एक कॉन्सेप्ट जो बनाया था उसके मुताबिक स्मॉलेस्ट यूनिट दैट हैव लाइफ इज सेल। तो इसका मतलब इस लाइफ से छोटी चीज, सेल से छोटी चीज, उसके पास तो बिल्कुल लाइफ नहीं होनी चाहिए। हालांकि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया सेल से छोटा है, क्लोरोप्लास्ट सेल से छोटा है, इसके बावजूद इनके पास लाइफ की प्रॉपर्टीज हैं। और वो लाइफ की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं कि दे कैन रेप्लिकेट। और रेप्लिकेट क्यों करते हैं, वजह बताई क्या है, इनके पास अपना क्या है, डीएनए है। तो बहरहाल ये भी जो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, और कि इससे छोटी जो चीज़ें हैं वो लाइफ नहीं रखती। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इस पॉइंट को चैलेंज करती हैं, कॉन्ट्रडिक्शन इस पॉइंट का है इनके साथ। अच्छा, इनको सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। ऑटोनोमस का मतलब होता है बाइख्तियार। सेमी का मतलब आधा, यानी ये ऐसे ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर मुकम्मल तो बाइख्तियार नहीं है, लेकिन कुछ इख्तियार इनका अपने पास है कि ये न्यूक्लियस के इंस्ट्रक्शन के बगैर खुद रेप्लिकेट करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं कहता हूं कि ये सेल की दुनिया है, और सेल की दुनिया का जो हेड है वो न्यूक्लियस है। इसको समझाने के लिए जैसे मैं कहता हूं कि एक मकान है, एक हाउस है, ठीक है, जो बाप है वो इस घर का हेड है, और बाप मुकम्मल इख्तियार रखता है वो इस घर को कैसे चलाएगा, ठीक है। आगे इसके बच्चे हैं जो बिल्कुल बेख्तियार है, वो अपनी मर्जी के घर के सिस्टम के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, क्लियर। तो यहां मैंने दो एग्जांपल दी, जो बाइख्तियार है और ये बेख्तियार है। अब बेख्तियार क्यों है, क्योंकि इनके पास अपनी ज़रूरियात को पूरा करने का कोई कमाई का जरिया नहीं है, ये बाप की कमाई के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जब तक बाप की कमाई पे डिपेंडेंट हैं तो ये फ़िलहाल उस वक्त तक क्या है, बेख्तियार हैं, नॉन ऑटोनोमस हैं, ठीक है। और ये मुकम्मल तौर पे ऑटोनोमस है, क्लियर। अच्छा, मैं कहता हूँ इस घर के अंदर एक किरायादार आ जाता है, इस घर के अंदर क्या आ जाता है, एक किरायादार आ जाता है। अब इस घर का ये जो किरायादार है, अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये मुकम्मल बाइख्तियार होगा या मुकम्मल बेख्तियार होगा या आधा होगा।
हालांकि किराएदार है, इसका मतलब है इसका कमाई का अपना जरिया है, लेकिन ये मुकम्मल बाइख्तियार नहीं है घर के मामला। अगर ये चाहे कि मैं घर के स्ट्रक्चर को चेंज कर दूं, क्या कर सकते हैं? नहीं कर। हाँ, ये चाहे घर का पूरा स्ट्रक्चर, इवन घर को पूरा गिरा के नए सिरे से घर तामीर कर सकता है ये, लेकिन ये घर के अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो इसकी मर्जी के बगैर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ना मुकम्मल बेख्तियार है ना बेख्तियार। क्यों मैंने कहा कि ये मुकम्मल नहीं है, नॉन ऑटोनोमस मुकम्मल क्यों नहीं है? क्योंकि ये खुद कमाता है। ये काफ़ी सारे मामलात में वो इसको फॉलो नहीं करेगा। ये अपनी चीज़ें खुद कर सकते, खुद खाना पका सकता है, अच्छी शॉपिंग कर सकता है, ये इसकी अपनी मर्जी है। लेकिन जब बड़े ओवरऑल घर के स्ट्रक्चर में चेंजेस की बात आएगी तो वहाँ ये क्या हो जाता है? बेख्तियार हो जाता है। तो सेम ये हेड बाइख्तियार, तो इसी तरह बच्चे मुकम्मल बेख्तियार कि इनके पास कोई पावर ही नहीं है, और किरायादार कुछ मामलात में पावर है, कुछ मामलात में पावर नहीं है। तो इसी तरह न्यूक्लियस ये हेड है, न्यूक्लियस हेड है, और काफी सारे ज्यादातर जो सेल के ऑर्गेनेली हैं जैसे गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती हैं हर हाल के अंदर, यानी ये बेख्तियार है। लेकिन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दो ऐसे ऑर्गेनेली हैं जो आधा इख्तियार रखते हैं और आधा इख्तियार नहीं रखते। अब सवाल ये है कि ये बिल्कुल बेख्तियार क्यों है और ये कुछ इख्तियार क्यों रखते हैं? ये बिल्कुल किराएदार की तरह, ये बाहर से आए हैं। साइंटिस्ट मानते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये पहले फ्री लिविंग प्रोकैरियोट थे। फ्री लिविंग, अच्छा ये जो मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ ना, कि जो इस चीज़ को बताती है कि ये फ्री लिविंग प्रोकैरियोट थे, बाद में ये सेल के अंदर आए, एक बड़े सेल के अंदर इन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो जब किसी और के घर में आके रहेंगे तो सारा इख्तियार इनका ख़त्म हो गया, कुछ इख्तियार इनका बाकी है, कुछ इख्तियार इनका बाकी नहीं है। ठीक है, तो इस थ्योरी का नाम जो ये बताती है कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये फ्री लिविंग प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया से बने हैं, इसको हम कहते हैं एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस। एंडोसिम्बियोटिक हाइपो, अच्छा इसकी डिटेल आगे है, इसकी डिटेल क्या है आगे, इसको ज्यादा डिटेल के साथ मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा जब माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक आएगा। अभी सिर्फ मैं यहां थोड़ा सा आप लोगों को बताने लगा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट किससे डेवलप हुए हैं। अब आप पूछेंगे क्या सबूत है, ये पहले बैक्टीरिया थे, बाद में ये बड़े सेल के अंदर आके रहना शुरू। अब ये सबूत मैं माइटोकॉन्ड्रिया वाले टॉपिक में आपको समझाऊंगा। अभी ये जो पॉइंट था ना कि ये मुकम्मल तौर पे डीएनए को जो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस को फॉलो नहीं करते, इनकी अपनी डीएनए है और अपनी ही रेप्लिकेशन होती है, और इसमें बजाते खुद ये कुछ सेमी ऑटोनोमस है कि कुछ काम अपने ये खुद कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? वजह उसने लिखी है, दीज में ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो पहले आज़ाद रहते थे, बाद में किसी बड़े सेल के अंदर रहना शुरू हो गए, उससे निकले हैं। तो बहरहाल सेल थ्योरी के लिहाज से कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? सेल थ्योरी कहती है कि सेल से छोटी चीज़ में लाइफ नहीं होती, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये शो करते हैं ये सेल से छोटे हैं, सेल के ऑर्गेनेली हैं, इसके बावजूद दे हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, और वो सेल की जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं उनसे हट के ये काम कर रहे हैं। तो दो प्रॉपर्टी होगी, वायरसेस तो सेल ही नहीं है, उसके बावजूद भी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ शो करते हैं। ये ऑर्गेनेली सेल से छोटे हैं ऑर्गेनेली पार्ट ऑफ द सेल्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपनी रेप्लिकेशन खुद करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास ट्रेडिशनल सेल थ्योरी है ना, जो शुरू में पेश की गई थी, उसके तीन ही मेन पॉइंट थे कि दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म में सेल है, और सेल का नजरिया उस वक्त क्या था कि सेल छोटे छोटे यूनिट हैं और हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस है। ये ऑब्जर्वेशन क्यों थी? क्योंकि ज्यादातर प्लांट के अंदर यही सिनेरियो हमें नजर आता है, प्लांट के अंदर, ज्यादातर एनिमल के अंदर भी यही सिनेरियो नजर आता है। तो इस वक्त की जो सेल थ्योरी है उसके मुताबिक सेल छोटे छोटे यूनिट हैं और हर यूनिट के अंदर अपना सेल है, अपना साइटोप्लाज्म है। क्लियर? तो स्मॉलेस्ट यूनिट का कॉन्सेप्ट दिया गया था सेल थ्योरी के मुताबिक। ठीक है, लेकिन बाद में हमने काफी सारे ऑर्गेनिज्म को देखा वो इस रूल को फॉलो नहीं करते कि सेल छोटा है और हर सेल की अपनी छोटी सी बाउंड्री है। कैसे?
हमारे पास फंजाई में ये बहुत चीज़ें जो मैं बताने लगा हूँ, और एलजी में भी होता है, इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिज्म में भी होता है, लेकिन फंजाई सबसे ज़्यादा ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम है कोइनोसाइटिक स्ट्रक्चर्स। अब कोइनोसाइटिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कोइनोसाइटिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जैसे मैं कहता हूं कि फंजाई का एक सेल है, नॉर्मल सेल जब डिवीजन करता है तो सेल क्या करता है, अपने न्यूक्लियस और उसके बाद अपना साइटोप्लाज्म भी आधा आधा डिवाइड करके दो छोटे छोटे सेल बना देगा, ठीक है। इसी तरह 2 से 4 बनेगा। ये नॉर्मल सेल डिवीजन है जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में हो रही है, लेकिन फंजाई में इस तरह नहीं होता। फंजाई क्या करता है, जब अपनी न्यूक्लियस की कॉपी बनाता है, अब चाहिए था कि सेल डिवाइड हो जाए, जिसको हम साइटोकाइनेसिस, सेल की डिवीजन कहते हैं। सेल ऐसे नहीं करता, बल्कि सेल क्या करता है, अपने साइज को बड़ा कर लेते हैं, साइज को क्या कर लेता है, बड़ा कर लेते हैं, और साइटोप्लाज्म को भी मजीद बढ़ा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये 2 से 4 न्यूक्लियस बनेंगे। अब जब 4 न्यूक्लियस बनेंगे, सेल मजीद बड़ा हो जाते हैं। अब यहां क्या हो रहा है कि सेल एक ही है, लेकिन उसमें न्यूक्लियस की तादाद और साइटोप्लाज्म की मिकदार बढ़ती जा रही है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो मल्टी न्यूक्लिएट हो, ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या हो, मल्टी न्यूक्लिएट हो, और न्यूक्लियस के पास अपना अपना साइटोप्लाज्म नहीं हो बल्कि मुश्तरका हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोइनोसाइटिक स्ट्रक्चर। तो कोइनोसाइटिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है? सच स्ट्रक्चर विच इज मल्टी न्यूक्लिएट हो विद इन शेयर्ड साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म मुश्तरका हो। तो यही बात लिखी गई है कि फंजाई, कुछ एलजी, दे हैव स्ट्रक्चर, इनके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनको कोइनोसाइटिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, वियर, जहां क्या होता है, मल्टीपल न्यूक्लियाई पाए जाते हैं इन शेयर, और ये सारे जो मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं वो शेयर्ड साइटोप्लाज्म, मुश्तरका साइटोप्लाज्म में रहते हैं। इस वजह से फंजाई के जो सेल है वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। लेकिन अगेन, ये जो मैंने कोइनोसाइटिक स्ट्रक्चर की बात की, हम जब भी बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस की बात करते हैं। मैंने कहा कि फंजाई में मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं। इसका मतलब है सारे फंजाई स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाते, कुछ एलजी ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ज़्यादातर एलजी यूनिसेलुलर होते हैं। क्लियर? अच्छा, इसकी वजह से जो हमारे पास पुरानी सेल थ्योरी है, वो सेल को छोटा सा यूनिट डिफाइन करती थी, और हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता था। तो दीज सेल ब्लर द बाउंड्रीज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। तो यहाँ तो बाउंड्रीज आई नहीं, तो इस वजह से ब्लर का क्या मतलब है, ये जो कॉन्सेप्ट सेल थ्योरी ने दिया था कि सेल इंडिविजुअल स्मॉल यूनिट हैं और हर एक की अपनी अपनी बाउंड्रीज होती हैं, तो ये इस ख्याल को ब्लर करता है कि यहाँ तो ठीक है सेल बन गया है, लेकिन न्यूक्लियस भी बन गया है, लेकिन हर सेल की अपनी बाउंड्री नहीं है। ये तो बड़ा सेल बन गया और उसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस आ गए हैं। अच्छा, यही काम मसल सेल्स में हो रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें शुरू में एक सेल बनता है, वही सेल बड़ा हो रहा होता है, एक न्यूक्लियस से 2। अच्छा, इस तरह की हमारे पास माइटोसिस को न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं। आमतौर पे माइटोसिस में सेल तकसीम होता है, लेकिन फंजाई के अंदर सेल तकसीम नहीं होता, बल्कि सिर्फ न्यूक्लियस ही तकसीम हो रहे होते हैं। तो ये कौन सी माइटोसिस है? न्यूक्लियर माइटोसिस। अच्छा, मसल सेल्स में क्या होता है? मसल सेल में पहले इंडिविजुअल सेल बनते हैं और हर सेल के पास अपना अपना न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में ये सारे सेल फ्यूज होके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बड़ा सा सेल बना देते हैं। अब फर्क क्या है, यहां छोटा ही बड़ा हो रहा है और यहां काफी सारे सेल के फ्यूजन से ये स्ट्रक्चर बन रहा है। अगेन, ये स्ट्रक्चर बनेगा तो सेल की जो इंडिविजुअलिटी है वो ब्लर हो जाएगी। तो दीज इनवर्टिब्रेट्स, तो मसल सेल जिनको मायोसाइट्स भी कहा जाता है, तो वर्टिब्रेट्स में फ्यूज टू फॉर्म मल्टी न्यूक्लिएट फाइबर कहते हैं बड़े से धागे को, ठीक है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट फाइबर बनाते हैं जिसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस घूम रहे, तो इसके अंदर की जो दीवारें वो ख़त्म हो जाती हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कंट्राडिक्शन क्या है? अब जैसे सेल थ्योरी यूनिट को स्मॉलेस्ट भी कहती है और इंडिपेंडेंट भी कहती है, यहाँ क्या हुआ कि काफ़ी सारे सेल मिलके काम कर रहे हैं। तो जो बेसिक यूनिट था, स्मॉलेस्ट यूनिट था, इंडिपेंडेंट यूनिट था सेल के बारे में, तो वो यहाँ के ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाते हैं। तो हमारे पास कंट्राडिक्शन क्या आ गई सेल थ्योरी के लिहाज से? चैलेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सेल, कि हर सेल एक अलग यूनिट का काम करता है, चाहे वो बड़े ऑर्गेनिज्म हो या छोटे ऑर्गेनिज्म हो, ये तो सेल थ्योरी कहती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ तो काफ़ी सारे सेल मिलके एक यूनिट बना रहे हैं, तो इस वजह से ये जो पॉइंट है ना, सिंगल सेल एज ए बेसिक यूनिट इन कॉम्प्लेक्स टिश्यू, वो चैलेंज हो जाते हैं। क्लियर? तो हमारे पास ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो सेल थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको फॉलो नहीं करती।
तो ये हमारे पास सेल थ्योरी का टॉपिक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है, उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।